हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सेल के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनल कंप्लीट किए हैं, जिसमें सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल जो था वो था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हमने डिटेल में समझा था। तो न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ द सेल। तो कंट्रोलर ऑफ द सेल क्या होता है कि वो न्यूक्लियस जो है वो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है। ये सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसको भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो हम जानते हैं 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड से ही जो सेल है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है। कैसे होती है? जो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब कि जो डीएनए और आरएनए है, उनके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जीन ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए जो जीन है वो न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए वो न्यूक्लियस जो है वो पूरी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेल, हम जानते हैं कि बहुत सारी सेल मिलके, मतलब कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है। तो बहुत सारी सेल से मिलके ह्यूमन बॉडी बनी है। इस तरह से जीन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। तो आज न्यूक्लिक एसिड को एक बार हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड बना है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है। तो एक बार देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसे डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने 1871 में। नाउ फ्रॉम द लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूक्लिक एसिड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस। लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो जीन होते हैं, जो जीन है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो वो डीएनए ही या फिर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ही सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, क्योंकि ये एक जनरेशन से न्यू जनरेशन में जाता है। जैसे हमारी पेरेंट्स में हमारे अंदर आया, देन हमसे कोई न्यू जनरेशन में जाएगा। तो इस तरह से हेरिडिटरी कैरेक्टर परफॉर्म करता है, और जीन की वजह से ही हमारी सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, वो परफॉर्म होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो हम जानते हैं 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए या फिर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, उसको आगे हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये डीऑक्सीराइबोस होता है और कैसे ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। नाउ डीएनए एंड आरएनए बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए है और आरएनए है वो क्या है? पॉलीमर्स है। किसके? न्यूक्लियोटाइड के। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए और आरएनए बनता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसका एक बार हम डिटेल में समझेंगे आगे, स्ट्रक्चर की न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो उन्हीं से ही आरएनए और डीएनए बनता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड मतलब पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए और आरएनए बनेंगे। नाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच टुगेदर एंड मेक अ लॉन्ग चेन विच कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है हमने देखा वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ये एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? एक लॉन्ग चेन बनाएंगे। तो उस लॉन्ग चेन को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होके जो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच हो गई, इस चेन को क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनेगा, विच आर ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। वो एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स के फॉर्म में कैसे होगी? जैसे हम जानते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, डबल हेलिक्स की फॉर्म में। तो जो डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई। तो इस तरह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलके जो कि एक दूसरे के अराउंड इस तरह से ट्विस्ट होती है और डबल हेलिक्स की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये
दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से यहाँ पे डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। नाउ आरएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो आरएनए का मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही से ही बनता है। तो इस तरह से आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो हम जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए के अंदर और जो सिंगल स्ट्रैंड है वो आरएनए होता है। नाउ न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए और आरएनए। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी थी। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ही मिलके यहाँ पे डीएनए बना और आरएनए बना है। इसलिए न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो न्यूक्लियोटाइड से ही ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और डीएनए और आरएनए बना है। नाउ अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो इसको एक बार हम डिटेल में समझते हैं। नाउ न्यूक्लियोटाइड देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। द यूनिट यूज्ड टू मेक न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ऐसी यूनिट जिससे कि न्यूक्लिक एसिड बनते हैं उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए और आरएनए का। नाउ ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हर न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से होते हैं, पहला है पेंटो शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं से ही न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो देखते हैं सबसे पहले पेंटो शुगर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये 5 कार्बन शुगर होता है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये जो राइबो शुगर है कैसा होता है, ये हर कार्बन पे यहाँ पे HOH का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बन 1, 2, 3 और 4 पे यहाँ पे ये HOH बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसे कहते हैं राइबो शुगर। तो राइबो शुगर जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। नाउ जो दूसरा स्ट्रक्चर उसमें देख सकते हैं, कार्बन नंबर 1 पे HOH, 3 पे और 4 पे HOH इस तरह से बॉन्ड बना के प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो फ्री है। तो ये कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन फ्री होने की वजह से क्या होता है, राइबो शुगर कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीराइबो शुगर में। इसलिए इसे डीऑक्सीराइबो शुगर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन फ्री है और ये प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो यही इसमें डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए के शुगर में, पेंटो शुगर में। नाउ दूसरा है मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 टाइप्स के हैं। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडिन। तो प्यूरिन के अंदर देखते हैं 2 टाइप्स हैं फर्दर, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं और ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं। और जो दूसरा टाइप है पिरिमिडिन, वो उसमें होता है साइटोसिन जिसे सी से डिनोट करते हैं, थाइमिन जिसे टी से, और यूरेसिल जिसे यू से डिनोट करते हैं। तो टोटल नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। तो टोटल 5 जिसमें भी ये प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंदर होते हैं। तो हमेशा प्यूरिन होता है जो पिरिमिडिन से जुड़ता है डीएनए और आरएनए में। तो कैसे होगा, जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन से कैसे जुड़ेगा, तो जो एडेनिन होता है ए वो हमेशा जुड़ेगा थाइमिन से जुड़ेगा लेकिन डबल बॉन्ड बना के। तो एडेनिन और थाइमिन जुड़ेंगे हमेशा डबल बॉन्ड बना के। और ग्वानिन जुड़ेगा हमेशा साइटोसिन से। तो ग्वानिन और साइटोसिन जब जुड़ते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ए और टी जब जुड़ेंगे डबल बॉन्ड से और जी और सी जुड़ते हैं हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन इसमें एक और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, यूरेसिल। तो यूरेसिल जो होता है वो जुड़ता है एडेनिन से। तो एडेनिन और यूरेसिल जुड़ेंगे डबल बॉन्ड से। तो हमेशा ऐसे ही होता है, ए और टी हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, जी और सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से, और ए और यू जुड़ेगा हमेशा डबल बॉन्ड से। अब देखते हैं आरएनए और डीएनए में कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो जो डीएनए है उसके अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ए, टी, जी और सी। तो ये ए, टी, जी, सी जो होते हैं वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। और आरएनए के अंदर ए, यू, जी और सी। तो इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। तो ए जुड़ेगा टी से डबल बॉन्ड से, जी जुड़ेगा सी से ट्रिपल बॉन्ड से, और ए जुड़ेगा डबल बॉन्ड बना के यू से।
तो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों आरएनए और डीएनए में चार चार नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। नाउ जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो है फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाता है ये H3PO4, और ये आरएनए और डीएनए दोनों में सेम होता है। तो जैसे हमने देखा डीएनए और आरएनए में यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे टी की जगह थाइमिन की जगह यहाँ पे आरएनए में यूरेसिल होता है, और राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस में हमने देखा यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस में यहाँ पे एक ऑक्सीजन फ्री होता है। तो इस तरह से बस ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर जब बनेगा तो किस तरह से होगा ये, तो ये हो गया पेंटो शुगर, ये पेंटो शुगर है। तो पेंटो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। तो नाइट्रोजनस बेस वो कुछ भी हो सकता है पांचों में से, ठीक है। मतलब अगर डीएनए है तो डीएनए के अंदर ये चार होंगे, और आरएनए है तो आरएनए के अंदर ये चार नाइट्रोजनस बेस होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। और इसके जो कार्बन नंबर 5 है, तो ये जो कार्बन नंबर 5 है पेंटो शुगर का, उस पर जुड़ा होगा फॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO4 यहाँ पे जुड़ा होता है कार्बन नंबर 5 पे पेंटो शुगर के। तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से ये है कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 पे H3PO4। तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है एक बार देखते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके आपस में जुड़ते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो ये पेंटो शुगर है, पेंटो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है, और जो नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में जो होता है वो चार टाइप के होते हैं, A, T, G और C। और अगर आरएनए होता तो वहाँ पे A, U, G, C होता। तो इस तरह से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, ये एक दूसरे से बॉन्ड बना के जुड़ते हैं। तो क्या होता है, जो कार्बन नंबर 3 है, तो कार्बन नंबर 3 यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है उसके साथ जुड़ता है। तो इसी तरह से आपस में यहाँ पे जुड़ते जाएंगे कि कार्बन नंबर 3 यहाँ पे कार्बन नंबर 5 से जुड़ेगा, यहाँ पे कार्बन नंबर वापस 3 से यहाँ पे 5 पे जुड़ेगा। तो इस तरह से ये 3 और 5 एंड पे ये इस तरह से जुड़े होते हैं। तो उस बॉन्ड को कहते हैं 3 एंड 5 एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसी बॉन्ड द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं और इस तरह से पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो डीएनए में ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, लंबी सी एक बहुत चेन बनेगी डीएनए में, और जो आरएनए है उसमें एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। नाउ जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है तो उसमें क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, कभी यहाँ पे जो 5 एंड हम देख सकते हैं वो फ्री है अब आगे बॉन्ड बनाने के लिए, अभी आगे न्यूक्लियोटाइड नहीं है। तो यहाँ पे जो ये 5 एंड है वो यहाँ पे फ्री है, तो इस एंड को कहते हैं 5 एंड। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फ्री है, यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है, तो इस एंड को कहते हैं 3 एंड। तो ये इस तरह से अभी फ्री है कि बाद में अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो ये उसके साथ 3, 5 एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जाके जुड़ जाएगा। नाउ अब क्या होता है, अब देखते हैं जीन क्या होता है। तो जीन क्या है, जीन इज अ स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो एक छोटी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जीन। तो हम देखते हैं कि ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो डीएनए के अंदर एक छोटी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है कि हम जानते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, तो इस चेन में एक छोटा सा पोर्शन है जीन। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एक स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। जीन इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल that contains the code or message for the synthesis of a specific protein from amino acids। तो जीन क्या है, यहाँ पे डीएनए का एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल पोर्शन है। तो वो क्या करता है, कंटेंस करता है, क्या करता है, एक कोड या मैसेज या जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं उसको कंटेन करता है। तो जीन के पास एक जेनेटिक कोड होता है, तो उस कोड से क्या करता है वो, उस कोड से वो करता है सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस किससे होता है, एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड जो होता है मतलब कि 3 जो कोड है, तो कोड से क्या करेगा वो एमिनो एसिड बनाएगा, मतलब अमीनो एसिड को ये कोडिंग करेगा और एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगा। तो
बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके मतलब पूरी एक चेन अमीनो एसिड की बनके क्या बनाती है, प्रोटीन। तो इस अमीनो एसिड की चेन को ही, बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो इस पूरी चेन को ही प्रोटीन कहते हैं, कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाती है एमिनो एसिड आपस में जुड़ के। नाउ there are 20 amino acid and there is a separate code for each amino acid। तो हमारी बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड ही होते हैं, मतलब कि सिर्फ 20 अमीनो एसिड की ही ज़रूरत होती है। और क्या करते हैं, इनके लिए एक सेपरेट कोड होता है, हर अमीनो एसिड के लिए एक सेपरेट कोड होता है, मतलब कि जीन के बाद। तो जेनेटिक कोड जो होता है 20 अमीनो एसिड जो है उनके लिए एक सेपरेट कोड होता है। नाउ in the nucleotide of DNA, there are three of the successive base pairs are together called a triplet codon or a genetic code। अब जेनेटिक कोड क्या होता है, तो जो न्यूक्लियोटाइड है, तो ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए के अंदर, ये पूरी लंबी चेन है डीएनए की मान लो, और इसके अंदर क्या करते हैं कि तीन जो बेस पेयर है तो उनको क्या कहते हैं, अगर तीन सक्सेसिव बेस पेयर है तो उनको कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन या जेनेटिक कोड। अगर हम इन तीन न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इनसे तीन न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर को क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड। तो ये एक जेनेटिक कोड बनाएगा, तो ये एक हो गया जेनेटिक कोड या ट्रिपलेट या फिर कोडोन। तो तीन न्यूक्लियोटाइड का ये पेयर हो गया। नाउ अब देखते हैं कि AUG is the most common start initiation codon. It's codes for methionine। तो AUG होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन कोडोन होता है। तो मान लो जो ये नाइट्रोजनस बेस है वहाँ पे मान लो यहाँ पे AUG है, तो यहाँ पे A, U और G प्रेजेंट है। तो ये जो जेनेटिक कोड है वो किसको कोडित कर रहा है, मेथियोनिन को। तो ये मेथियोनिन को कोडित करेगा और क्या करता है ये AUG, स्टार्ट और इनिशिएशन, मतलब कोई भी प्रोसेस हो, जैसा मानते हैं कि जब राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो उसके इनिशिएशन के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए जो कोड होता है वो AUG होता है। तो अगर मान लो किसी न्यूक्लियोटाइड में अगर AUG कोडित हो रहा है तो वो आगे जाके मैसेज देगा, मतलब ये जेनेटिक कोड के थ्रू मैसेज देगा कि अब उस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। तो इस तरह से ये मैसेज इस पे प्रेजेंट होते हैं। तो AUG किसको करता है, मेथियोनिन को, और ये उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं या इनिशिएट करते हैं। नाउ और कोडोन देखते हैं, जैसे UAA, UAG और UGA। तो हमने जब राइबोसोम पढ़ा था उसमें जब हमने पूरी सिंथेसिस पढ़ी थी प्रोटीन की कि किस तरह से सिंथेसिस होता है, तो उसमें हमने ये कोडोन पढ़े थे। तो अगर यहाँ पे UAA या फिर UAG या फिर UGA होता तो वो जेनेटिक कोड क्या होता, वो जेनेटिक कोड होता है स्टॉप कोड। मतलब अब वो जो मतलब ये होता है कि अब वो मैसेज ये होता है कि अब जो प्रोसेस हो रही है उसको स्टॉप करना है, तो वो स्टॉप कोडोन होता ना। ये क्या करता है, दैट कॉजेज ट्रांसलेशन टू सीज। हमने वही प्रोटीन सिंथेसिस देखा था राइबोसोम में। तो लास्ट में क्या होता है, ये कोड आते हैं और उसको वो पढ़ता है और क्या करता है, जो प्रोसेस हो रही होती है ट्रांसलेशन की उसको रोक देता है कि अब प्रोटीन बंद करना है, कि जो प्रोसेस हो रहा है उसको अब स्टॉप करना है। तो उसी तरह से और भी इस तरह से अमीनो एसिड होते हैं, जैसे CCA है, तो CCA किसको, ग्लाइसिन को कोडित करता है, और GGC का जेनेटिक कोड होता है मतलब प्रोलीन। तो प्रोलीन जो अमीनो एसिड होता है उसको कोडित करता है। तो इसी तरह से अमीनो एसिड बहुत सारे कोडित होके फिर ये बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि पूरा जीन हो गया, ये जेनेटिक कोड हो गया, और ये इस तरह से ये मैसेज देते हैं जीन्स आगे प्रोसेस करने के लिए। तो ये पूरा फॉर्मेशन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।